तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर सैफुल्लाह खालिद, ये बंदा लश्कर तैयबा का टॉप ऑपरेटर था। इस बंदे को गन डाउन कर दिया, गोली मार दी। गोली मारी गई सिंध प्रोविंस में, बदीन करके एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। प्रोबेबली शायद इन्हें लगा होगा कि टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पंजाब के एरियाज के आसपास सेफ नहीं है, तो सिंध में पहुंचा दिया गया होगा। प्रोबेबली शायद मूव कर गए होंगे, पर विजिबिलिटी तो आपको पता ही है कि ठंड का टाइम नहीं है तो कोहरा तो आ नहीं रहा, तो विजिबिलिटी अच्छी खासी है। खैर मेन चीज ये आती है कि इस बंदे ने करा क्या है इंडिया में। स्पेशली 3 ऐसे मेजर अटैक हुए थे 2010 से पहले जो इसने किए थे, और इनके बारे में आज की जनरेशन को शायद पता भी नहीं होगा। ये सारे के सारे जो अटैक करता था वो नेपाल के अंदर बैठ के वहां से मास्टरमाइंड करता था, वहां से प्लान करता था सारा कुछ। कभी अपना नाम विनोद कुमार रखता था, कभी अपना नाम सलीम रखता था। और जो ये अटैक्स हुए उनमें से एक था जो IISc बेंगलोर एक इंस्टीट्यूट पे अटैक हुआ, दूसरा था RSS के हेडक्वार्टर नागपुर के अंदर अटैक हुआ, और तीसरा हुआ CRPF कैंप 2008 में रामपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। अब ये तीनों इंसिडेंट में CRPF कैंप वाला 2008 का जो अटैक है वो तो आप इजीली गेस कर सकते हो कि क्यों हुआ होगा। लेकिन पहला जो इंसिडेंट है ना 2005 का IISc बेंगलोर में, ये क्यों हुआ, मतलब इसका क्या सेंस बना सिविलियंस पे अटैक, ये समझना आप। और इसमें बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है, स्पेशली पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए और सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए। 2005 में इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी ना वो 8.8% पहुंच गई थी GDP की। आज के टाइम पे जितनी ग्रोथ रेट है ना उससे भी थोड़ी ज्यादा ही, इनफैक्ट थोड़ी नहीं, अच्छी खासी ज्यादा। ऐसा हो क्यों रहा था? क्योंकि बेंगलोर बन गया था IT हब, या यूं मान लो कि IT हब बनने में उसकी दौड़ शुरू हो चुकी थी। और इस टाइम पे बेंगलोर के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि आगे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, डिस्कशन चल रहा था एक तरीके का। तो ये अटैक हुआ इंडिया के ऊपर, एक तरीके से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है उसको नीचे गिराने की कोशिश थी। अब इसमें एक सवाल आता है कि पूरी दुनिया में इतने सारे कंट्रीज हैं, तो जिस टाइम पे इंटरनेट ऊपर उठा और टेक्नोलॉजी ऊपर उठी और IT सेक्टर सामने आया, तो इंडिया ही एक ऐसा कंट्री क्यों बना जहां पे IT सर्विसेज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आई। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं थे ग्रो करने के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज थे, कुछ एग्रीकल्चर था, और इंडिया बस किसी तरीके से मैनेज कर रहा था कि गरीबी रेखा से बाहर लाने की लोगों को। उसमें हमें IT सर्विसेज पहली ऐसी चीज मिली थी जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपने देश में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। और आज के टाइम पे आप ये साफ साफ देख सकते हो कि जब भी आप मिडिल क्लास की तरफ नजरें घुमाते हो ना, या फिर स्पेशली बड़े बड़े शहरों को देखते हो, छोटे शहरों में भी आजकल वर्क फ्रॉम होम वगैरह की जो बातें हो रही है, ज्यादातर IT सेक्टर की जॉब्स की हो रही है। तो हमारी गरीबी रेखा से लोगों को मिडिल क्लास में लाना और मिडिल क्लास से ऊपर ले जाना, कुछ तो रिच भी हो गए, बहुत रिच हो गए, तो इसमें IT सेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा। तो इसका जो एहसान है IT सेक्टर जिन जिन लोगों ने हमारे लिए डेवलप करके दिया इंडिया के लिए, उनका एहसान बहुत बड़ा है। हालांकि हम उसको मानते नहीं है इतने ज्यादा। आज के टाइम पे हमारे जो इन्फोसिस के हेड है, जो ओनर है, उनको हम बहुत इजीली क्रिटिसाइज कर देते हैं किसी बात पे। चलो ठीक है, डेमोक्रेसी है, क्रिटिसाइज करना भी चाहिए, पर इन जैसे इंसानों की वजह से, नारायण मूर्ति की मैं बात कर रहा हूँ, इन जैसे लोगों की वजह से इंडिया पे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। खैर मेन पॉइंट पे आते हैं, इंडिया में IT हब आया कैसे? कुछ बहुत ही गिनती के लोगों की वजह से। एक थे PC मेहलनोबिस, ये साइंटिस्ट थे, ये इंग्लैंड के अंदर पढ़ाई कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो ये इंडिया में आ गए कि भाई वहां तो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। लेकिन जब ये इंडिया में आए ना, तो फिर उसके बाद इनका मन यही लग गया और इनका मन हुआ कि यहीं रहूंगा मैं तो। दूसरे थे होमी जहांगीर भाभा, जो न्यूक्लियर फिजिक्स पे काम करते थे। पहले तो इन दोनों की इंपॉर्टेंट रीजन था कि ये कंप्यूटर्स को इंडिया में लेके आए, जबरदस्ती लेके आए, क्योंकि इनको कंप्यूटर्स चाहिए थे अपने काम को करने के लिए। और ऑटोमेटिकली वो फ्यूचर में देश को भी ग्रो करेगा। हालांकि उस टाइम पे देश को ग्रो करेगा ऐसे तो कोई बता नहीं सकता, कोई शर्त नहीं लगा सकता, लेकिन ये लेके आए फोर्सफुली। इनफैक्ट होमी जहांगीर भाभा ने बहुत रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट से, और PC मेहलनोबिस ने भी अच्छी खासी रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट से कि भाई हमारे यहाँ कंप्यूटर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। PC मेहलनोबिस के टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, लेकिन होमी जहांगीर भाभा के टाइम पे गवर्नमेंट इंडिया की हो गई थी। लेकिन दोनों ही टाइम पे ना इनको पैसे ज्यादा खास मिले नहीं। जब इंडिया की गवर्नमेंट हो गई थी तो इंडिया के पास इतने पैसे थे ही नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट के पास, तो वो ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। ऐसे में एक नाम सामने आया, टाटा। टाटा ही वो ग्रुप है जिसने IISc बेंगलोर को फाउंड किया था, बनाया था अपने खुद के पैसे पे। और उसके बाद में भी होमी जहांगीर भाभा को जब इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ी तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स खोला गया, होमी जहांगीर भाभा को उसका हेड बनाया गया। एक तरीके से इन सब लोगों ने मेहनत करी कंप्यूटर्स को लाने के लिए। और जब कंप्यूटर्स आते हैं ना तो फिर बंदे भी हायर करे जाते हैं, इंटर्न्स, आओ भाई सीखो, नौकरी मिलेगी कुछ ना कुछ, और धीरे धीरे फिर वो एक साइकिल बन जाती है जो आगे बढ़ती चली जाती है। अब इस पूरी जर्नी में अगर आप फोकस करोगे और एक चीज ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टाटा, जो टाटा ग्रुप था, वो हिंदू फेथ से नहीं आते थे, वो पारसी थे। होमी जहांगीर भाभा वो पारसी थे। सैम मोनिक शॉ जो हमारे फील्ड मार्शल रह चुके हैं वो पारसी थे। PC मेहलनोबिस कोलकाता के रीजन से आते थे। कहना मैं यहाँ क्या चाह रहा हूँ कि इंडिया की ग्रोथ में जिन लोगों का बहुत बड़ा रोल
है ना वो मेजोरिटी से नहीं आते थे, और वो कोलकाता से आ रहे हैं अगर मान लो कोई, तो न्यू दिल्ली से बहुत दूर रहते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है ना कि बलूचिस्तान से अगर तुम्हारे नेचुरल रिसोर्सेस आ रहे हैं तो बलूचिस्तान में लकड़ी भी नहीं जा रही और गैस भी नहीं जा रही, बेचारे चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं। तो कहना क्या चाह रहा हूं मैं यहाँ पे कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसने हमेशा से अपनी माइनॉरिटीज का रेस्पेक्ट किया, मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, और रिलीजन को जबरदस्ती बीच में नहीं लाया गया जब कभी मेरिट की बात आई। यही रीजन हुआ कि इंडिया आईटी हब बना। अगर ये लोग नहीं होते, सपोज करो आप, तो फिर कैसे इंडिया आईटी हब बनता? मतलब आप खुद यार इमेजिन करके देखो कि होमी जहांगीर भाभा न्यूक्लियर फिजिक्स पे काम करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बनवाते हैं, और उसकी चक्कर में और बहुत सारे इंस्टीट्यूट बनते हैं फ्यूचर में, और इंडिया आईटी हब बनता है, और हेल्प किसकी ली जाती है? टाटा से। दोनों ही पारसी हैं, दोनों ही हिंदू मेजोरिटी से नहीं आते। अब ये बता क्यों रहा हूं मैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी है ये बताने के लिए कि पाकिस्तान जैसे कंट्री ने ना कभी ये अपने, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट बोल लो, उन्होंने अपने लोगों को कभी इस बात के लिए अवेयर करा ही नहीं कि भाई बीइंग इंक्लूसिव कितना ज़्यादा फायदा करता है देश के लिए। आप हर किसी का जब सपोर्ट लेते हो तो कितना सही से कंट्री ग्रो करता है। पिछले 70-80 सालों में तो पाकिस्तान ने ये सीखा ही नहीं, बलूचिस्तान को कभी रेस्पेक्ट नहीं मिला। अब भी वो लोग सिंध का पानी बंद करने की कोशिश करते हैं, पंजाब के पाकिस्तान में ही पानी का फ्लो बनाने की कोशिश करते हैं। आज के टाइम पे हमारे देश में, चलो एक और एग्जांपल दे देता हूँ, हमारे देश के सबसे वेल्दीएस्ट इस टाइम पे जो बिजनेसमैन है वो कौन है, या दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेसमैन कौन है? गौतम अडानी। क्या वो हिंदू मेजोरिटी से आते हैं? नहीं, वो जैन है। जहां इंडिया ने इंक्लूसिव होने का एक कॉन्सेप्ट लोगों के मन में डाला, लोगों को पढ़ाया लिखाया, लिटरेसी बढ़ाई, डेवलपमेंट करा, वहीं पाकिस्तान ने लोगों के मन में एक्सट्रीमिज्म डाला, सिर्फ रिलीजन रिलीजन रिलीजन। और आज की डेट में भी उनके जो बैठे हुए आर्मी के जनरल्स हैं, आज भी वो सिर्फ रिलीजन की ही बातें करते हैं। पाकिस्तानी सिटीजन्स को ये सोचने की जरूरत है, सिविलियंस को, कि भाई इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट अलाइक, दोनों सेम नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ब्रेन वॉशिंग और एक लिटरेसी में ना बहुत बड़ा फर्क होता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहलगाम अटैक जो हुआ है ना, उसमें भी इस सैफुल्लाह खालिद का रोल बताया जा रहा है कि ये भी उसमें वन ऑफ द मास्टरमाइंड था। और उसके अलावा कितने इंसिडेंट्स में मास्टरमाइंड हो सकता है तो नॉर्मल पब्लिक को कभी पता भी नहीं चल पाएगा। तो पहलगाम में भी इसका इंसिडेंट बताया जा रहा है। पर आपने एक चीज नोटिस करी, पहलगाम के अटैक के बाद में अगर पहलगाम जैसा अटैक कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश या ऐसे किसी और कंट्री में होता ना, दुनिया के काइंड ऑफ दुनिया के, जहाँ पे नाम पूछ के, धर्म पूछ के लोगों को गोली मारा गया, तो बहुत ही हाई चांसेस थे कि वहाँ पे राइट्स होते ही होते। लेकिन इंडिया में छोटे मोटे रेयर इंसिडेंट्स के अलावा आपने कहीं पे भी राइट सुने? नहीं। यही तो हमारी कोर एक आइडियोलॉजी है जो हमारे देश को ग्रो करती है, जो हमारे देश को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो पाकिस्तान कभी समझ ही नहीं पाया। दुनिया भर के टेररिस्ट अटैक, लेकिन यहाँ के लोगों ने आपकी बातें सुन के कभी यहाँ पे राइट्स नहीं करे। खैर, इससे आगे आता हूँ मैं। 2006 में यही सैफुल्लाह खालिद जो है, आरएसएस का जो हेडक्वार्टर था नागपुर में, उसके अटैक करने में भी ये बंदा रिस्पॉन्सिबल था। अब यहाँ पे जो अटैक किया था, इसका भी मैं एक लिंक समझाता हूँ आपको, क्योंकि पाकिस्तान जो है, आज भी जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ना, वो आज भी अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे। 2015 से लेके 2017 के बीच में पंजाब के अंदर टारगेटेड किलिंग्स हुई थी। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। अगर आप थोड़ा सा गूगल खंगालोगे, विकीपीडिया के पेजेस, या फिर इतना भी देख लोगे ना ऊपर से, डीप रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, तो आपको मिल जाएंगे। 12 अप्रैल 2015 को गुरदासपुर में हरविंदर सोनी, जो शिवसेना के पंजाब सेक्रेटरी थे, उनके ऊपर अटैक हुआ। 3 अगस्त 2015 को मनीष सूद, जो पंजाब विंग अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति के प्रेसिडेंट थे, उन पे अटैक हुआ। 18 जनवरी 2016 को 2 आदमियों ने आरएसएस के असेंबली साइट पे अटैक किया, जहां पे नरेश कुमार इंजर्ड हो गए। 2016 फरवरी में अमित अरोड़ा पे अटैक हुआ, जो शिवसेना के लीडर थे लुधियाना में। 23 अप्रैल 2016 को दुर्गा प्रकाश गुप्ता, जो प्रेसिडेंट थे मजदूर सेना शिवसेना की एक विंग है, उन पे अटैक हुआ। 6 अगस्त 2016 को आरएसएस के वाइस प्रेसिडेंट थे ब्रिगेडियर जगदीश, इनके ऊपर अटैक हुआ। और ये लिस्ट चलती रहती है। अमित शर्मा, प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू तख्त, इन पे अटैक हुआ। उसके बाद ये 2017 तक टारगेटेड किलिंग चलती रही। अब पूरे इंडिया में कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इतनी वायलेंट हो या इस टाइप के, इस पैटर्न के अटैक करे। और ये किसी की पर्सनल दुश्मनी तो हो नहीं सकती, पैटर्न साफ बता रहा है। तो ये कहां से आ रहा था, ये गैस करने के लिए बहुत ही आपको रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान से यूज करा जा रहा था। क्यों करा जा रहा था? ताकि पंजाब में हिंदू सिख के बीच में लड़ाई झगड़े हों, ताकि खालिस्तान का मुद्दा जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। और ऐसे मुद्दों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सिविलियंस पे अटैक, एक तरीके से चलो पॉलिटिशियंस है थोड़े बहुत, या फिर किसी ग्रुप के लीडर्स हैं, वो तो हर इंसान कुछ ना कुछ होता ही है। सिविलियंस पे अटैक, सब कुछ क्यों करा गया? खालिस्तान के इशू को दोबारा उठाने के लिए। थोड़ी देर के लिए खालिस्तान का इशू ऊपर उठा, लेकिन फिर खत्म। क्यों? क्योंकि इंडिया की कोर आइडियोलॉजी में लड़ाई झगड़े राइट्स नहीं आते। हमारे लोग ब्रेन वॉश नहीं है।
लिटरेट हैं, पढ़े हुए हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखने के बाद अगर बेवकूफ़ बन भी जाएं तो उनको पता है कि उसको दोबारा क्रॉस चेक कैसे करना है। या 2-4 लोग जिनको ब्रेन वॉश करके आप बेवकूफ़ बना दोगे तो उनके आसपास के 4-5 लोग और होंगे जो पढ़े लिखे हैं और उनको वो समझाएंगे। अब रिसेंटली जो पहलगाम में अटैक हुआ था जिसमें हमारे सिविलियंस मारे गए, उसमें भी इस सैफुल्लाह खालिद का रोल बताया जा रहा है। वन ऑफ द मास्टरमाइंड इसको बताया जा रहा है। ऐसा क्यों? 2024 के टाइम पे इस बंदे ने कतर में ट्रैवलिंग करी थी। ये कतर के दोहा में हमास के लीडर से मिला था। एक्चुअली कतर ना एक ऐसा कंट्री है जो मिडिल ईस्ट के अंदर, अरब कंट्रीज के अंदर हमास के पॉलिटिकल लीडर्स को अपने अंदर आने की अलाउंस देता है। पॉलिटिकल लीडर क्या मतलब है कि हमास के रेडिकल और वायलेंट ग्रुप नहीं जो लड़ाई झगड़े करते हैं, पॉलिटिकल जो अपनी अच्छी अच्छी बातें रखते हैं। हालांकि अच्छी बातें क्या होती है क्या नहीं होती है, हमास ऑर्गेनाइजेशन का आप कुछ नहीं मान सकते। तो हमास के लीडर से यही सैफुल्लाह खालिद वहां पे जाके मिला था। चलो मान भी लें कि हमास के जो लीडर हैं वो पॉलिटिकल थे, तो ये सैफुल्लाह जो खालिद है ये तो यूएस का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और लश्कर ए तैयबा का टॉप ऑपरेटर है। तो कतर ने अलाउ क्यों किया? क्योंकि कतर जो है इस टाइम पे वो अरब कंट्रीज के अंदर एक अपनी पहचान बनाना चाहता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और यूएई तो जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड के एक तरीके से लीडर देखे जाते हैं। कतर ये चाहता है कि भाई मेरी भी डिप्लोमेसी चलती रहे और मैं इनके बीच में जो है बातचीत कराता रहूँ, चलता रहे। लेकिन यहाँ 2024 में इनका वहाँ जाने का कारण क्या था? हमास के लीडर बाद में काफ़ी सारे हमास के जो मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी पहुँचे। ये 2024 में हो रहा था सब कुछ, और इसमें ही सैफुल्लाह खालिद भी शामिल था। उसके बाद 2025 में पहलगाम का अटैक हो गया। तो कैसे ना माना जाए कि मास्टरमाइंड जो था, वन ऑफ द मास्टरमाइंड, वो सैफुल्लाह खालिद ही था। पर अजीब चीज़ ये है कि पाकिस्तान अब भी अपने लेसन्स नहीं सीख रहा है। अब भी सैफुल्लाह खालिद की डेथ के बाद उसको एक प्रॉपर जो उसका कॉफिन है उसके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो लपेटा जाता है। मतलब आप सोच के देखो यार, पाकिस्तान का फ्लैग उनके लिए लपेटा जाता है जो देश के लिए जान देते हैं, जो देश के लिए सेक्रीफाइस होते हैं, यानी कि हमारे सोल्जर, यानी कि उनके सोल्जर्स। अब अपने सोल्जर्स को आप एक टेररिस्ट के बराबर रख रहे हो, और ये तो हम भी नहीं बोल रहे, ये तो यूएसए बोल रहा है जो एक डेजिग्नेटेड बता रहा है कि आपका बंदा जो है वो लश्कर ए तैयबा का टॉप ऑपरेटर है। क्या फ़र्क रह गया आपकी आर्मी में और क्या फ़र्क रह गया आपके टेररिस्ट में? क्या सोल्जर्स का मोटिवेशन बचा होगा? इसमें एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या सच में पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है या गवर्नमेंट है वो आजकल छुपा नहीं रही? मतलब कि जैसे वो लोग टेररिस्ट के जो फ्यूनरल होता है उसमें अटेंड करती है पाकिस्तान की आर्मी, या फिर यहाँ पे पाकिस्तानी फ्लैग को कॉफिन के ऊपर डाला जा रहा है, तो क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस बात को अब छुपाना नहीं चाहती कि उनका टेररिस्ट से लिंक है? या फिर पाकिस्तानी आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन लोगों पे कंट्रोल खो चुके हैं? और अगर ऐसा है तो दुनिया कर क्या रही है, किस चीज़ का वेट कर रही है? अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इन पे कंट्रोल खो चुका है फिर तो कुछ भी हो सकता है, कौन जाने, भगवान जाने।